चलिए ये सेट निकालो, एक तरफ से बता रहे हैं 2025 जेवी 3 घंटा 15 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब समय मिलेगा। क्वेश्चन लगभग टोटल 28 के आसपास रहते। 6 विकल्पी। पहला विकल्पी देखिए, एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है, दिख रहा है बेटा? तो Q का मान दे दिया। कह रहे धातु में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगा दीजिए, Q बराबर N इंटू ई। क्यों? अब N पूछा है तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान ई। और Q अपान ई, Q का मान ए दिया है। Q का मान कितना दे दिया, -3.2, ई का मान -1.6 गुणे 10 की घाते -19 रख, बराबर N निकल आएगा। तो बताइए N का मान कितना आ जाएगा। तो 16 दुनाई 32, 2 गुणे ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 19। ये बात सही है। तो N बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घाते 19, 2 गुणे 10 की घाते 19। ये दूसरा नंबर सही। बात समझ में आ गई। दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन देख, एक धारा मापी को विभवांतर का मापन नापने के लिए इसमें जोड़ते हैं। तो देखिए भैया, जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो धारा मापी के साथ बहुत उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा मापी के साथ बहुत उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो धारा मापी विभव मापी में बदल जाता है, यानी वोल्ट मीटर में बदल जाता है। और यदि धारा मापी के साथ भैया श्रेणी क्रम में बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ दोगे तो फिर ये जो धारा मापी होता है ये कहाँ बदल जाता है, अमीटर में। तो जब अमीटर में कहें तो समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध, और जब वोल्ट मीटर या विभवांतर में कहे तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो बताइए पहले नंबर शायद ऑप्शन दिया हुआ है, उच्च प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम। और अगर यहीं पर विभव मापी की जगह अमीटर लिख दिया होता तो आप लिखते निम्न प्रतिरोध समांतर, ये बी नंबर सही हो गया। नहीं बात समझे। ये अगर हमें धारा मापी को अमीटर में बदलना होता तो उस समय बी नंबर सही हो जाता, लेकिन ये किस में बदल रहे हो, विभव मापी, अतः आपका ए नंबर सही हो। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बीच कलांतर होता है। देखिए भैया हमेशा याद करिए, V बराबर सूत्र, देखिए E बराबर सूत्र होता है, या B बराबर ही लिख लो, V0 साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, जो भी लिखना है। इसी तरह E बराबर सूत्र हो जाता है E0 और साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स। ये जो इधर पे वैल्यू आपने रखा है ये बताया करता है कलांतर को, और ये हमेशा दोनों के दोनों समीकरणों में ये सेम होना चाहिए। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस ही होना चाहिए, यानी सेम टू सेम एक दूसरे से मैच करना चाहिए। जबकि अगर ये मान लीजिए तरंग x अक्ष में है, ये y अक्ष में है, तो ये किस अक्ष में होगी, z अक्ष। अच्छे इनकी परस्पर लंबवत होती हैं, लेकिन भैया जो कलांतर होता है, कलांतर सदैव 0 होता है, यानी समान कला पर होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर 0 सही होना चाहिए। 0 में टिक करना था। जब भी तुमसे कलांतर पूछे, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच, सदिशों के बीच कलांतर, तो हमेशा तुम्हें कितने में टिक करना है, 0। याद रहेगा। आगे देखिए भैया, आगे आइए, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर, तो यानी डेलियम का मान दे दिया है प्रिज्म कोण ए के बराबर। तो कह रहा है कि पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, तो यन बराबर पूछा है। तो यन बराबर कोई सूत्र पता है, यन बराबर सूत्र होता है साइन डेलियम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। कुछ सालों में ये सवाल जो है 3 नंबर में पूछा था, और 2025 में विकल्पी में पूछा है। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि विकल्पी वाले क्वेश्चन बहुत सरल ही होते हैं, कि नहीं। ये देखिएगा 2024-24 में इसी को पूछा था 3 नंबर। तो आप देखिए भैया, इधर पे आप तोड़ोगे तो डेलियम की जगह भी कितना लिख देना, ए। तो यहाँ ए और ए जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा। तो साइन 2a बाई 2, तो क्या यहाँ साइन ए लिख दें, समझ गए। यहाँ डेलियम की जगह ए लिख दो तो a प्लस ए, तो 2a बटे 2, तो 2 से 2 कट गया तो a आ गया, बटे साइन ए बाई 2।
अब यहाँ साइन 2a का सूत्र तोड़ दो, तो हुआ करता है 2 साइन a/2 इंटू कास a/2 बटे साइन a/2। तो साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा, यन बराबर आ जाएगा 2 कास a/2, 2 कास a/2। तीसरा नंबर है ना, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय आघूर्ण यानी यम बराबर यन आई ए और यम बराबर टाउ अपान बी साइन थीटा। याद है भैया, सूत्र जरूर लिखा करो रोज। तो भैया ये है, इससे आप मात्रक निकाल लो। तो बताइए पहले वाले से मात्रक निकालिए, फेरों की संख्या इससे कोई लेना देना नहीं है। एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर कौन सा है, बी नंबर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये सही है। सूत्र याद करिए, इस चैप्टर के सूत्र याद है। तो यम कहिए था, टाउ बराबर एक सूत्र और आया था, क्या था, यन आई ए बी साइन थीटा, या यन आई ए को हम कहते हैं यम, कहते ना ऊपर। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, यम बी साइन थीटा। टाउ क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, और यम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण क्या है, तो फिर टाउ आप पूछ रहा है। चलिए आ गया ये 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि धातु सतह के लिए देहली तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम। देखिए इधर से, देहली तरंगदैर्ध्य वो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकला है उसके लिए न्यूनतम जो आवृत्ति वो तरंगदैर्ध्य चाहिए उसे देहली तरंगदैर्ध्य। तो देहली तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम दिया है, और कह रहा है 1000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो रहा है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति 1000 एंगस्ट्रॉम दिया है। कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। बताइए गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र इसका पता है, एक सूत्र बताए थे, देखिए टोटल सूत्र देख लो, E बराबर एच न्यू, दूसरा क्या था एससी अपान लेमडा, ये उत्तर क्या में आएगा, जूल में। जूल को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग करो, नहीं। अगर ये सब भाग कैलकुलेशन करने के बाद देखो तो 12400 या 12375 बटे लेमडा, और वो भी क्या में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता ना सीधे। और ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होनी चाहिए, ये क्या में वैल्यू रखोगे, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 के बाद। अब बताइए इसमें अगर रखा जाए तो ये 12400 बट्टे कितना लिख दो, 1000 एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। एंगस्ट्रॉम में भैया वो दिमाग में रखिए, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो फिर उत्तर ये है। तो 1 2 कट दीजिए, इससे दशमलव लगा दो तो कुल मिला के आ जाएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधे उत्तर आ जाएगा। अब बताइए अगर यहाँ 2000 रखे हो तो यहाँ का निकालोगे, जिसको हम कार्यफलन W कहते हैं, ये तो E निकला है। कार्यफलन निकालोगे तो 12400 और बट्टे 2000 लिखोगे तो 2 0 कट जाएगा, इससे 2 का भाग कर दीजिए 6.2 ही भी आ जाएगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनकी एनर्जी कितनी है, इनकी एनर्जी है भैया 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो ऊर्जा खर्चा हो जाती है वो कितनी है, रुक जाओ, खर्चा कितनी हो जाती है 6.2। तो बताइए इधर जो गतिज ऊर्जा के रूप में बची होगी कितनी बची होगी, तो आपको बताए थे E बराबर सूत्र होता है W + K, ऐसा पढ़े हो। तो ये आ जाएगा 12.4, ये दिया है 6.2 प्लस K पूछा गया है तो इधर घट जाएगा, तो 6.2 ही बचेगा। अब देखो कोई ऑप्शन दिया है, पहला 6.2, इसमें टिक कर देना था। चलिए विकल्प भी खत्म हुए और आ गया ये 1 नंबर क्वेश्चन, ये भी 6 ही रहते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो फाई बराबर सूत्र क्या होता है, E cos थीटा, ये मात्रक होता है वोल्ट मीटर, एक मात्रक तो ये होता है। एक अगर E का मात्रक लिए न्यूटन बट्टे कूलाम और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम। ऐसे करके 2 मात्रक आप दिमाग में रखिए। राशि कौन सी होती है, अदिश, राशि कौन सी है, अदिश। अगर कभी भी मान लीजिए बीमा उमा निकालना है तो निकाल लेना, या इस मात्रक से बीमा निकाल लो। तो न्यूटन मतलब बल है लगा है,
तो बल के लिए कितना ml² t माइनस टू mlt-2 और ये मीटर स्क्वायर का मतलब l², और बटे ये क्या लिखा कूलाम, कूलाम का 80, आवेश का मात्रक 80 होता है ना, कैलकुलेशन कर लेना तो बीमा निकल आएगी। लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं था, केवल मात्रक पूछा था, तो आप वोल्ट मीटर लिख दो या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम लिख दो। सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो सेल का विद्युत वाहक बल कई बार बता चुके हैं क्यों भैया, एक कूलाम आवेश को सेल सहित, एक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। याद है? बताइए सूत्र क्या होता है, E बराबर W/Q, मात्रक क्या होता है वोल्ट, राशि कौन सी है अदिश। बीमा निकालना हो तो निकाल लीजिएगा, कार्य की बीमा पता ही है, आवेश की बीमा पता ही है, भाग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ जब इनको पढ़ा करते हो तो पूरा डिटेल से जो जो भी आ रहा है उसके बारे में लिखा करिए। अब मान लो परीक्षा में आ जाए तो फिर नहीं पूरा टैलेंट दिखाते रहना, जो पूछा उतना लिख के आना। कैसे पहले तो पूरे क्वेश्चन अटेंड कर लो ना अच्छे से। अब यहाँ खूब आप टाइम दे दिए, बीमा राशि वहाँ तक फालतू निकाले बैठे हो, और लास्ट के जो 5-5 नंबर क्वेश्चन है वो आधे घंटे में 4 ठो करना है, तो आता हुआ भी आप जल्दी जल्दी लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। वहाँ समझ गए? तो पहले जो पूछा है वो करिए, और जैसे आप इसकी परिभाषा लिखा करो तो ऊपर एक लाइन ऐसे छोड़ा करो, परिभाषा लिखने के बाद ये 1 या 2 लाइन छोड़ के फिर डाला करो क्वेश्चन नंबर ये। मान लीजिए तुम्हारी इच्छा हो रही है, अब समय बच गया आधा घंटा, तो फिर आप बीमा राशि वहाँ तक जहाँ जगह बचे तो उनको आप लिखाओ। अब ये नहीं कि मैं टैलेंट दिखाने के चक्कर में बीमा ही गलत लिख के चलिए। तो जो पूछा था वो तो सही है, लेकिन अब बीमा आपने गलत दिया और लिख दिया और टीचर की नज़र उसे में पड़ी तो सोचे कि ऐसा भैया गलत लिखे, काट दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा दिखाने के चक्कर में जो आ रहा है वो चला जाता है। ठीक, तो प्रयास करना चाहिए जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना। ये हिंदी क्लास नहीं है, एक दिमाग में ये भी बैठा लो। हिंदी में कुछ शब्द दिए जाते हैं व्याख्या करना है, तो यहाँ व्याख्या नहीं, कहीं कह रहा है व्याख्या करिए, हैं बस आप कह रहे हैं मात्रक लिखिए तो लिखो बस। आगे क्या कह रहा है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण, जब भी स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण आ जाए, 2 सूत्र याद कराएं। निगमन के लिए सूत्र याद कराए थे N फाई बटे आई, बोलो। और सवाल जब भी आ जाए तो E बराबर -L DI/dt। इससे देखिए ऊपर ना जाएगा कभी भी क्वेश्चन, जब भी स्वप्रेरण आ जाए तो बस इतने। इससे ऊपर भी जा रहा है तो थोड़ी टफ है क्वेश्चन, तो फिर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले तो इन्हीं को आप तो देखिए सवाल है तो यही इसी में लगा देना है। स्वप्रेरण कितना दे दिया 6 मिली हेनरी, तो यल की जगह रख लेंगे, और 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड, तो यानी इस पूरे का माना दे दिया कि दर से कह रहे घट रहा है बढ़ रहा है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 6 मिली हेनरी है, इसमें धारा का प्रवाह 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड है। अब यहाँ पर बताना चाहिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, कुछ नहीं कहा तो कोई बात नहीं। हमें अगर बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस के साथ रखना है, अगर घट रहा है तो कैसा माइनस। एक सूत्र का खुद का माइनस होता है, तो यहाँ रखो 6 × 10⁻³ और 10⁻³ मिली है लिए ना, तो -3 इसका हो गया। और DI/dt एम्पियर बटे सेकेंड, तो हम मात्रक से समझ गए कि इस पूरे की वैल्यू है 10⁻³ दे दी, तो ये प्लस माइनस कट गया, आ गया -6 वोल्ट। ये आप लिख सकते हो। बोलो उत्तर कितना है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तो -6 वोल्ट है। अगर यहाँ पर धारा घट रही होती तो ये खुद माइनस का होता, सूत्र का भी माइनस है तो प्लस का 6 आ जाता। अगर धारा बढ़ रही है तो माइनस का है, सदा उस कारक का विरोध करता है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होता है। ये लेंज का नियम भी पढ़ाए थे ना, लेकिन यहाँ आगे कुछ भी नहीं लिखा तो आपको भी अपने से प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना। तो भैया -6 आ रहा था तो -6 बताइए। क्या यहाँ तक बात समझिए? आगे देखिए, अगला दिया है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की मुख्य कमियों का उल्लेख कीजिए। तो इसने 2 कमी कर दी थी। एक, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। केवल इतना ही आपको लिखना है, पूरा डिटेल नहीं लिखना है, 1 नंबर में पर्याप्त है। और दूसरा भैया स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ये बता रहे थे कि सतत स्पेक्ट्रम मिलेगा जबकि वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता, यानी इस मॉडल के अनुसार सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होने चाहिए जबकि वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अतः सही व्याख्या नहीं कर पाए, 2 कमियां थी।
तो बस उन्हीं दोनों को लिख देना। आगे बढ़े, आगे आइए। अच्छा, कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालक का, लिखा है शुद्ध अर्धचालक का 0 केल्विन ताप पर। देखिए जो अर्धचालक है, पहले इधर पे एकदम दिमाग में रख लीजिए, अर्धचालक इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्योंकि ये कुछ गुणों में चालक से मैच करता है और कुछ गुणों में अचालक से। अचालक बोलो भैया, जैसे तुम ताप बढ़ा दोगे, ताप को अगर हम बहुत ज्यादा कर दें तो ये अर्धचालक कायम चेंज हो जाता है। अगर ताप कम कर दो तो कायम चेंज हो जाता है अचालक। अब बताइए 0 केल्विन जो ताप है कम किया गया कि ज्यादा किया गया? 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए बहुत ही कम है, ये बात समझ में आई? अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है इसका मतलब ये जो अर्धचालक है ये पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करेगा। अब इसमें क्वेश्चन यही पूछा था, इसकी चालकता पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब व्याख्या नहीं करना है, टिप्पणी का मतलब बताइए कि ये जो अर्धचालक होते हैं उच्च ताप पर चालक की तरह काम करते हैं जबकि निम्न ताप पर अचालक की तरह काम करते हैं। चूंकि 0 केल्विन ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस बहुत ही कम ताप है, अतः ये अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करेगा। बस ये लिख के आपको आना था। बात समझ गए? आगे आ जाइए। एकल झिर्री कह रहा, एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण। देखिए जब भी हमने कहा था विवर्तन का कोई भी सवाल है, अभी फिर से सुन लो, विवर्तन का कोई भी सवाल है केवल ये याद रहेगा, याद कराए थे ना यार। अच्छा बताइए इधर पे कितना होता, लेमडा पान ई, यहाँ 2 लेमडा पानी, यहाँ 3 लेमडा पानी, यहाँ माइनस लेमडा पानी। अब बताइए किस नंबर की बात कर रहा है? दूसरे वाले निम्निष्ठ की वैल्यू कितना है? अच्छा ये किसके बीच कोण ग्राफ खींचे हो? थीटा और तीव्रता के बीच, थीटा और तीव्रता। तो बताइए क्या हम लिख सकते हैं? थीटा बराबर दूसरे नंबर वाले के लिखना है 2 लेमडा अपान ई, लेकिन कोण जब ज्यादा हो तो फिर हम साइन का भी यूज कर लेते, पता है? तो सूत्र बन गया साइन थीटा बराबर 2 लेमडा अपान ई। बताइए थीटा की जगह कितना रखना है? 60। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 2 लेमडा अपान ई। अब आगे बढ़िए, झिर्री की चौड़ाई लेमडा, झिर्री की चौड़ाई लेमडा के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब झिर्री की चौड़ाई ई का मान चाहिए, वो भी लेमडा के पदों, तो ई बराबर इससे चाहिए तो तीव्र गुणा कर दो, तो √3 ई बराबर 4 लेमडा, तो ई बराबर हो जाएगा भैया 4 लेमडा बटे √3। ये उत्तर है इसका। तो क्या कुछ बात समझ में आ रही? बोलिए। अच्छा आगे देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, समान धारिता के, अब यहां से भैया 4 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर के, ठीक है? समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े, दिख रहा है इधर चित्र, P और Q के बीच विभव की गणना कीजिए। P का अलग विभव चाहिए, Q का अलग विभव, ये निकालना है। तो आप पहले तो इनको यार जोड़ के कुल आवेश देखा करो, यहां से कुल आवेश कितना प्रेरित होगा ये निकालो। तो Q बराबर सूत्र होता है C × V। ये संधारित्र वाले चैप्टर का है, इसके लिए एक त्रिभुजन विधि याद कराए थे, QCV, याद है किसी को? तो Q बराबर C × V, Q बराबर C × V। तो बताइए पहले तो C निकालो, टोटल C। तो ये सब के सब किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी में। इधर लिखा भी है 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी का सूत्र पता है? 1/C नेट बराबर श्रेणी का सूत्र है, यहाँ उल्टा चलता है, पता है ना तुम लोग? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो 4/C। तो जब C बराबर निकालोगे तो क्या C/4 लिख दें? C/4। अब बताइए यहाँ पर रखिए, यहाँ पर लिखोगे C/4 और इंटू V का मान कितना दिया? 20, काटिए कितना आ जाएगा? 5C। अब हमें समझ में आएगा कि इधर से जो आवेश आएगा उस आवेश का मान कितना है? 5C। उस आवेश का मान कितना है? 5C। अच्छा बताइए आवेश या धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है कि उच्च से निम्न की ओर होता है? उच्च से निम्न की ओर।
अच्छा बताइए, इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ ऐसे करके आवेश इधर को इधर जा रहा है तो बताइए P बड़ा है कि यहाँ पर क्या दिया O? बताइए P बड़ा है कि O बड़ा है? उच्च से निम्न की ओर होता है। इसका मतलब हम क्या लिखें? VP माइनस VO, यही तो लिखें। बताइए V बराबर सूत्र क्या होता है? V बराबर Q बटा C। तो बताइए इसमें Q का मान कितना है? 5C। अब बटा C, C यहां से लेके यहां तक का C है लिखना है, तो बताओ कितना C लिखे? दोनों जुड़ेंगे ना, तो कितना लिखे? C/2। तो C से C कट गया, VP उसी तरह लिख लो। अब बताइए क्या O को पृथ्वी से जोड़ दिए हो? तो पृथ्वी से जोड़ने पर विभव का मान कितना हो जाता? 0 हो जाता। तो यहाँ 0 लिख लो, ये ऊपर जाएगा तो 10 आ गया। तो VP बराबर सीधा 10 वोल्ट। खत्म ना, समझे? अब कहाँ का चाहिए? Q का भी चाहिए, तो फिर यही रूल लगाओ। बताइए क्या लिखोगे? अब यहाँ के बीच लगा दो, तो बताइए क्या लिखोगे? VO माइनस VQ बराबर VO माइनस, ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल कम है। इससे पता चला कि यहाँ उच्च से निम्न की ओर आवेश का प्रवाह हो रहा है, यह धारा का प्रवाह हो रहा है। अच्छा बताइए फिर से यही सूत्र लगाना है, तो V बराबर सूत्र क्या होता है? Q बटे C। बताइए Q कितना आया था? 5C, और बटे C यहाँ से लेके यहाँ तक C/2। तो यार यहाँ से ये कट गया, ये भी 10 ही आएगा। अच्छा ये 0 हो जाएगा, तो माइनस VQ बराबर 10। तो VQ बराबर लिखोगे तो -10 आ जाएगा। खत्म। चलिए और आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन था, तो ठीक है इधर 2 नंबर के हिसाब से। एम्पियर के परपति नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। तो एम्पियर का परपति नियम भी लिखना, उसे सिद्ध भी करना है। क्यों भैया? अनुराग सिंह सुनाएंगे क्या एम्पियर का परपति नियम? किसी बंद पास से बद्ध, बाकी ना बोले, उन्हीं को बोलने दो। बोलो भैया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन इस बंद पास के अंदर घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। धन्यवाद। सबको याद है भैया? किसी बंद पास से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन इस बंद पास के अंदर घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। इस बंद पास के अंदर घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। बोलो यहाँ तक समझिए। अब इसका सत्यापन भी करना है, सिद्ध कीजिए लिखा। तो आप यहाँ उत्पत्ति लिखेंगे और इसका थोड़ा सा निगमन कर देंगे। तो पहले आप एक लंबा सीधा तार ले लेना, आई एम्पियर की धारा दे देना, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेना। P पर हमें एम्पियर के परपति नियम का सत्यापन करना है। इसके लिए एक बंद पास खींचेंगे, तो ये एक बंद पास खींच लिए। बोलो। इसके लिए एक हम बंद पास खींचते हैं, तो हमने यहाँ पर एक ये जो ऐसे करके खींचे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? बंद पास। यहाँ पर भी लिख देना, इस बंद पास का नाम दे दो यस। इसके बाद भैया इस पॉइंट पर B की डायरेक्शन जो नीचे की ओर आएगी, और इसी पॉइंट पर हम डेल L की डायरेक्शन दिखा लें जो भी नीचे की ओर आएगा। बस इतना चित्र बना लेना। बोलो ये बन जाएगा? बोलो बोलो। इसके बाद तुम्हें क्या सूत्र लगाना? ये इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो बंद पास फिर क्या लिखा है? B का वेक्टर इंटू डेल L का वेक्टर, ये लिखना है। तो जैसे ऊपर से वेक्टर हटाओगे तो आगे क्या आ जाएगा? कास थीटा। थीटा किन के बीच? B और डेल L। तो B और डेल L एक ही डायरेक्शन, वो भी नीचे की ओर है, तो यहाँ 0 लिख लिया जाए, बंद पास का नाम यस लिख लिया जाए। बोलो यहाँ तक बात समझिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इससे इसको काट दीजिए तो यह आ जाएगा। B का मान होता है μ0/2 पाई I बटे R, और डेल L का हो जाएगा L को भी रखना है यस का, कास 0 का मान 1 हो जाए। अब इन तीनों की वैल्यू रख देना है, तो μ0/2 I बटे R उसी तरह लिख लो। L का मान यानी यस जो बंद पास था, इसकी लंबाई रख देना। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई R। तो 2 पाई R से 2 पाई R कट जाए। अब बताइए कितना बचा आपका μ0 और I। तो क्या इधर पे μ0 और I ही लिखा है? सिद्ध हो गया। बोलो। चलिए आगे देखिए।
प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए। कन्या, तुम्हारा ध्रुवण डिस्टर्ब है ना, तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है लिखने वाले, 2025 से पूरी लिखने वाले क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनमें टिक करके आओ और टिक अनसॉल्व करो। इस समय केवल 12 में ध्यान दो और जो कुछ भी किया हो, समझ गए सब। ठीक है, किसी भी तरह से नंबर बढ़े, पूरा दिमाग लगे। एक नंबर भी बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, ठीक, एक नंबर भी किसी तरह से बढ़ रहा है तो बढ़ाइए। क्या कुछ विशेष बात करना चाह रहे, क्या करना चाह रहे? बंद करें माइक। ए अब इधर अच्छा आप शांत। ए तो मतलब इधर देख लो, अब नहीं बंद करेंगे माइक। इधर देखो, प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए। ए भैया, प्रकाश के ध्रुवण का ध्रुवण क्या है पता है? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी जब प्रकाश या जब प्राकृतिक प्रकाश समतल ध्रुवित या ध्रुवित हो जाता है तो इसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। बात यहां तक समझिए। फिर आगे क्या कह रहा है? उपयुक्त चित्र की सहायता से चित्र बनाना है तो अध्रुवित के लिए ऐसा बना दिया करो, स्टार टाइप का बनता है। ये कौन सा है? अध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश के लिए ऐसा बना दिया करो। ये कौन सा प्रकाश है? और यहां पर लिखा करो तरंग संचरण की दिशा। इसको क्या लिखोगे? यह प्रकाश संचरण की दिशा, बोलो, की दिशा। और इसको लिखा करो कि प्रकाश वैद्युत वेक्टरों के कंपन। इनको क्या लिखोगे? कंपन। बोलो, ऐसा लिख दोगे? आगे फिर क्या कह रहा है? ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर समझाइए। तो चित्र तो बनाना ही है, चित्र के बाद इसमें अंतर भी समझाना है, मतलब दोनों की डिफिनीशन लिख दो। जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन, जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन, इनको बोला करते वैद्युत वेक्टरों के कंपन, तरंग संचरण की या प्रकाश संचरण की दिशा के विलंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं तो ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश। और जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अविलंबवत केवल एक ही दिशा में समान रूप से होते हैं तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बोलो, ये बात समझिए। 2 नंबर में पहले तो आप ये लिखोगे, चित्र बनाओगे, फिर परिभाषा लिख दोगे, खत्म हो जाएगा मामला। अभी एक और बचा है यार, 4 ही क्वेश्चन होता है। पी एन संधि डायोड के अग्रदिश में अभिलक्षण वक्र प्राप्त करने हेतु परिपथ आरेख बनाइए। भैया ये बहुत ही ज्यादा पूछता है अभिलक्षण वक्र। पी एन संधि डायोड तो बहुत कायदे से पढ़ जाओ ना, 5-6 हेडिंग है और 5-6 नंबर का पूछता भी है। तो पहले तो देखिए, अर्ध तरंग दृष्टिकोण, पूर्ण तरंग दृष्टिकोण एकदम तैयार ही कर जाओ। बोलो, दृष्टकारी लास्ट की 2 हेडिंग लिखाए थे, सबका लिखा है। उसके पहले आइए तो अग्रदिशिक पश्चिम दिशिक में धारा का प्रवाह, 2 हेडिंग ये हो गई, टोटल कितनी हो गई? 4। जब अग्रदिशिक पश्चिम दिशिक में धारा का प्रवाह लिखोगे तो उसी में क्रिया विधि के बाद अभिलक्षण वक्र भी दोनों के लिखाए गए हों। फिलहाल उन्हीं को मैं एक बार और समझा दे रहा हूं जिन्होंने नहीं लिखा। तो यहां समझिए भैया, ये होता है अग्रदिशिक में अभिलक्षण वक्र
और ये होता है पश्च दिशिक में अभिलक्षण वक्र। ये क्या दिखा रहा है, करंट को, और ये क्या दिखा रहा है, वोल्टता को। यहां पर एक निश्चित वोल्टता के पश्चात अचानक धारा का मान बढ़ जाता है, इसे इसे हम विभव प्राचीर कहते हैं, यह एवलांस वोल्टता कहते हैं। यह और यहाँ पर भी एक निश्चित वोल्टता के बाद अचानक धारा बढ़ जाती है, धारा को दिखा रहा है। जो इस तरह से जा रहा है ना ग्राफ, ये इधर वाई अक्ष में क्या है, धारा, तो धारा वाई अक्ष। देखिए पहले धारा नहीं बढ़ रही थी, केवल एक्स अक्ष में ग्राफ इधर को भाग रहा था इधर, लेकिन एक निश्चित वोल्टता के पश्चात देखिए वाई अक्ष में चलने लगा, वाई अक्ष में धारा होती है भैया। जब पश्च दिशिक में होता है तो माइक्रो एम्पियर में धारा होती है, इधर लिखना था, माइक्रो एम्पियर में धारा होती, और जब अग्र दिशिक में यही होता है तो मिली एम्पियर में धारा होती। दोनों ग्राफ में इसीलिए एक साथ नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ माइक्रो, यहाँ क्या है, मिली, यानी इनके मात्रक अलग अलग है, तो ये अलग बनाया जाता है, ये अलग बनाया जाता है। इनमें से कोई एक ही पूछेगा। इस वाले वोल्टेज का नाम होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, या हम बोले इसको भंजक वोल्टता। इसका नाम क्या है, भंजक वोल्टता। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एवलांस वोल्टेज या विभव प्राचीर। बोलो, विभव प्राचीर। रियल में विभव प्राचीर है क्या, जब आप पी एन संधि डायोड बनाते हो तो ये इधर पी क्षेत्र और ये क्या है, एन क्षेत्र, और इस वाले सिरे को बोलते हैं पी एन संधि। और जैसे पी एन संधि बनती है तो पी तथा एन क्षेत्र के दोनों तरफ एक ऐसा भाग पाया जाता है जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं। इस क्षेत्र को या इस भाग को हम अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत बन जाने के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इस विभव का नाम विभव प्राचीर होता है। जब मान लीजिए 0.7 वोल्ट का विभव प्राचीर है, अब बाह्य बैटरी को आप 0.3 वोल्ट से जोड़ दोगे तो बताइए अभी क्या करंट का प्रवाह होगा, नहीं होगा, क्योंकि बैरियर वोल्टेज कितना है, 0.7, रोकने वाला वोल्टेज कितना है, 0.7। तो जैसे हम इससे 0.7 की जगह 0.8 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे तो अचानक भैया, अचानक जो है करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी इधर के इधर इधर ये अवक्षय परत टूट जाती है तो करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसको हम बोला करते हैं विभव प्राचीर, या एक और होता है संस्तब्ध विभव, याद हो जाएगा। इसका नाम क्या है, भंजक वोल्टता। इस तरह से इसके 2-2-3-3 नाम है, इनको याद कर लीजिए। इसमें पूछा गया था, आरेख तो बन गया, पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक वाला चाहिए था, इधर का मिटा दो, ये बना देना, बन जाएगा। विलक्षण वक्र प्राप्त करने हेतु परिपथ आरेख बनाइए, यह बन गया। अभिलक्षण वक्र प्राप्त करने के लिए ये अभिलक्षण वक्र, इसका परिपथ आरेख, तो ये तो अभिलक्षण वक्र का है, इसका परिपथ आरेख पूछा था, परिपथ आरेख बनाई, तो ये बना के आना था, और ये भी बना के आना था, यानी पूरा का पूरा यह बना के आना, ये भी बना देना अग्रदिशिक में। जब पी टाइप को हम क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे से, एन टाइप को बैटरी के, तो जो एन में कोटर होते हैं और पी में जो कोटर होते हैं, एन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संधि की ओर चलने लगते हैं, ठीक है। तो इसका परिपथ आरेख बना, तो परिपथ आरेख वो होता है, अभिलक्षण वक्र ही होता है। अग्रदिशिक, फिर आगे क्या कह रहा है, अग्र अभिनति का, अभिनत मतलब दिशिक, फॉरवर्ड बेसिंग का संधि के अवक्षय परत पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो देखिए भैया, जैसे कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलते हैं तो ये बीच में जो अवक्षय परत है, भैया इधर देखें थोड़ा, ये बीच में जो अवक्षय परत है इस पर इधर से इलेक्ट्रॉन चलता है, इधर से कोटर चलता है, और जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उल्टा है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि अवक्षय परत की मोटाई घटने लगती है, और घटेगी तो प्रतिरोध भी घटने लगता है। तो इसने यही पूछा था कि अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अग्र अभिनित में अवक्षय परत की मोटाई घट जाती है, जबकि पश्च दिशिक में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। बोलो ये बात समझिए, चलिए ठीक है, इतना सा आप इसमें लिख के आना। और आगे पढ़ाएं, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लो। फिर क्या लिखा, हाइड्रोजन परमाणु की नवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये तो लिखा याद ही था, -13.6। बोलो ये क्या याद कराए थे, 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखाए थे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए आए तो उसने जेट का मान 1 रख दिया है, तो केवल इतना ही सूत्र बता रहे हैं। अब आगे क्या करें, हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा वामर तथा पाश्चन, वामर
तथा एवं पाषाण रेखाओं के हेतु संक्रमण को दर्शाइए। तो ऊर्जा स्तर आरेख पता है, तो इसकी थोड़ी डिफिनीशन भी लिख देना। तो आपको ये बोलना है कि जब किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों, ये परमाणु क्या नाभिक हो गया, नाभिक की प्रत्येक कक्षाएं 1 2 3 4 हो गई, क्यों? इन कक्षाओं की ऊर्जा का आरेख खींचते हैं तो समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं रेखाओं को ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। बोलो, याद हो जाएगा? बोलो, जब किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा का आरेख खींचते हैं तो समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं रेखाओं को ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है तो बताइए पहले वाली की ऊर्जा कितनी हो जाती है? 13.6 EV। इस वाले सूत्र में भी दे दिया, अगर तुम्हें सूत्र भूल रहा। बता दूसरी वाली के लिए, तो यहाँ 2 का भाग कर दो, यहाँ 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 का भाग करोगे तो यह करता है 3.4 EV। याद कराए थे? अच्छा बताइए अगला कितना हो जाएगा? कहाँ बनाए यार, जगह ही नहीं है। यहाँ बनाए क्या? पहला कितना है? 13.6 EV। n बराबर यहाँ 1 लिख लेना, फिर यहाँ n बराबर कितना लिखो? 2। इसकी एनर्जी कितनी है? -3.4 EV। यही होता है। फिर n बराबर 3। बताइए यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 भाग कर लो, 9 के 9, और इतना आएगा कुछ भाग करने से, यही आ रहा है। इसके बाद चौथी कक्षा लिखोगे तो n बराबर कितना लिखोगे? 4। तो 4 चौक 16, और 16 का भाग करना है तो 0.85 के आसपास आ रहा होगा। बोलो। और इसके बाद एक और दिखा लो, 5 ठो कम से कम दिखाना है। तो 5 5 25, और 25 पंचे 125, तो 0.53 के आसपास आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो ये समान लंबाई की होनी चाहिए, ऐसे टेढ़ी ओढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पटरी से खींचना। समान लंबाई की क्षैतिज रेखा है, ठीक है ऐसा। और दूसरा, जब ये ग्राफ आप खींचते हो तो ये गैप का ध्यान दो यार। यहाँ देखिए ऊर्जा के बीच का जो गैप है, यहाँ देखिए तो 10 के आसपास है। ये 13.6, ये 3.4 है, तो यहाँ का हमने गैप भी ज्यादा रखा है। इन दोनों घटाइए तो ऊर्जा थोड़ी कम गैप पे आई, तो ये कम लिखा है। फिर यहाँ देखिए तो और कम हुआ, फिर यहाँ देखिए तो और कम हुआ। इस तरह से आपको लगातार इसको कम करते करते ऐसे आगे बढ़ना है। पहले ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि एक निश्चित से कम करते जाओ, ये बहुत ज़्यादा रहता है, अचानक कम हो सकता है और अचानक कम। ये गैप भी दिखाना है, समान लंबाई की क्षैतिज दिखाना है, गैप दिखाना है, इधर 1 2 3 4 दिखाना है, इधर ऊर्जा दिखाना है। इतना काम हो गया। आगे कह रहा है कि ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, तो खींच गया। अब आगे कह रहा है कि वामर तथा पाश्चात्य श्रेणी की रेखाओं का संक्रमण इसके अंदर दिखा दो। हमें ना तो लाइमन चाहिए, 5 तरह की रेखाएं होती ना, लाइमन, वामर, पाश्चात्य, ब्रैकेट, फुंड। तो हमें कौन कौन से चाहिए? वामर चाहिए। तो लाइमन के बाद वामर मिलता है दूसरे नंबर। इसका मतलब हम लोग जब दिखाएंगे इसको तो हम ऐसा कुछ कर दें कि दूसरे नंबर n बराबर 2 दिख रहा है, तो ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, ऐसा करके दिखा दो, और यहाँ लिख दो वामर। बस इतना लाइन खींच देना। फिर कौन सा चाहिए? लाइमन, वामर, पाश्चात्य, तो तीसरे नंबर चाहिए, तो यहाँ दिखा दो। क्या ऐसा लाइन खींच लोगे? और यहाँ लिख देना पाश्चात्य। चलिए ठीक, ये खत्म हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन था, सरल ही था यार। तुम्हें भी सरल लग रहा है? पतले लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला, लेंस बनाने का सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला बना सकते हो? कितना टाइम हो गया? अभी 10 मिनट है। चलिए तब तक इसको खत्म करते। लेंस मेकर फार्मूला पता है भैया? लेंस मेकर फार्मूला भैया इधर देखें। लेंस बनाने का सूत्र इस वाले चैप्टर से तुम्हें निगमन तैयार करना है। n/v - 1/u बराबर n - 1/r। पहली हेडिंग का यानी गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, लेंस वाले चैप्टर से। ये रियल में आया था n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। ये आया था, याद आ रहा है? इसका निगमन तैयार करिए। लेंस मेकर, दूसरा लेंस मेकर का निगमन तैयार करिए। संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, तीसरा ये, और 3 ही निगमन तैयार करिए। 3 में से कोई एक निगमन आता है, ठीक है। अब देखिए भैया, पतले लेंस के लिए है तो इधर आप देखिए ऐसा चित्र बनाइए। पहले चित्र भी इनको बिना देखे बनाया करिए,
चेक करेगी कि कहीं गड़बड़ हो। एक बिंदु वस्तु वो है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होती है, अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो कुछ ज्यादा अपवर्तित हो गई, कम करा जाए। मान लीजिए पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होती है, अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो जाके यहाँ प्रतिबिंब बनाती, इसको I1 दिखा लो। लेकिन दूसरे पृष्ठ द्वारा पुनः अपवर्तित होगी, प्रतिबिंब बन जाएगी यहाँ, इसको हम दिखा लिए I2। क्या यहाँ तक समझ में? बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी है। ये प्रतिबिंब की दूरी V है, ये भी प्रतिबिंब की दूरी है, तो V डैश इसको दिखाई दे। बताइए इधर का अपवर्तनांक कितना है? n रख लिया जाए, ये 1 रख लिया जाए। इधर का अपवर्तनांक 1, ये n1 लिख लेंगे। लेंस का अपवर्तनांक n लिख लो, और माध्यम का अपवर्तनांक n दिखा लो दोनों, या इसको n1 दिखा लो, इसको क्या दिखा लो? n2 दिखा लो, इधर भी n1 दिखा। अब बस उठा के रखा देना। बताइए पहले प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? भाई इधर देख लो, प्रकाश किरण क्या n1 से n2 जा रही है, तो क्या लिखोगे? n2/v, पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब तो v डैश माइनस n1/u, तो वस्तु की दूरी u ही दिया, n2 माइनस n1/r, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो यहां लिखोगे r1, समीकरण फर्स्ट। अच्छा बताइए दूसरे पृष्ठ के लिए क्या लिखोगे? प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही? n2 से जा रही n1। देखिए पहले आई थी n1 से n2, ये इसके अंदर आई, अब इससे बाहर निकल रही तो n2 से फिर से n1 में आ रही। अब आप लिखोगे अंतिम वाला पहले लिखा जाता तो n1/v, तो दूसरे पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब v है, माइनस n2/u, वस्तु की दूरी, तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी पहले द्वारा बना प्रतिबिंब कहलाता है। बोलो, तो क्या हम यहाँ पर v डैश लिख लें? ये हो जाएगा n1 माइनस n2/r, दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r2। अब इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ देना, खत्म बात। तो देखिए ये प्लस का है और ये कैसा है? माइनस, कट गया। बताइए इधर क्या? n1 कॉमन है दोनों से, तो ये कितना बच रहा है? 1/v माइनस 1/u बराबर, इधर आप देखिए तो n2 माइनस n1 आप ले लो कॉमन, तो ये बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो जोड़े हो रही, लेकिन माइनस क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ लिखा है n1 माइनस n2 और ऊपर क्या लिखा है? n2 माइनस n1, इसलिए कॉमन जब लिए हैं तो माइनस आ गया। अब यार इस n को इधर भाग में भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा n2/n1 और यहाँ n1/n1, तो 1 हो जाएगा। क्या ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है? तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? 1/f बराबर, ये हो जाएगा nl/nm। देखो लेंस का अपवर्तनांक 2 है और बटे माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, तो इसी को हम शॉर्ट में लिख दिया करते हैं nl, यानी लेंस का अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक -1 और 1/r1 माइनस 1/, बस इतना सा करके आना था। इसमें और कुछ पूछा था? आगे नहीं पूछा है, वो नहीं गया, यहां तक अभी हुआ है। आगे कह रहा लेंस पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्रता पृष्ठों की त्रिज्याओं का लेंस की फोकस दूरी पर प्रभाव लिखिए। बताइए भी सूत्र क्या मिला था? 1/f बराबर nl/nm -1 या n2/n1 -1 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा भैया अभी मिला था। अच्छा बताइए अब इसमें पूछा है कि अपवर्तनांक पर किस तरह से निर्भर कर रहा है, तो इन दोनों को उठा के हम अपवर्तनांक n लिख ले रहे हैं। बताइए अपवर्तनांक पर फोकस दूरी किस प्रकार निर्भर कर रही है, तो आप बताओगे प्राप्त सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि देखो ये तो बटे में है, ये गुणे में है, ये अंश में है और ये क्या में? हर में है। इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ा दिया जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। इस तरह से नहीं कर रहा। आगे करा पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर किस तरह से, तो देखिए ये भी बटे में है तो ये भी बटे में, इसका मतलब समानुपाती माना जाए, यानी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो फोकस दूरी भी बढ़ जाए। यहां तक है, बोलिए और आगे एक और किरचॉफ का नियम, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, तो ये पता ही है दो होते कौन कौन? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता, और दूसरा था किसी बंद पास में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के।
बराबर होते हैं। समझ हो गया? तो ठीक है, तो कल इस सवाल आगे देखें। कल का आपका होमवर्क भैया फिर से बता रहे हैं 2025 का कोई इसी सेट को एक बार देख जाएगा, इसके आगे कि जो ना है